Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स पर। दोस्तों, हर एक सुबह की भांति आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेक्शन को। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सेक्शन आपको काफ़ी पसंद आता होगा और इसमें दिए हुए प्रश्न का संकलन काफ़ी उच्च स्तरीय रहता होगा। उच्च स्तरीय रहने का मतलब कि इससे डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, सेम टू सेम प्रश्न बनेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है और आपको भी ऐसा लगता होगा यदि आप रोज हमें फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, करेंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपके एग्जाम्स के 30% प्रश्न जीके जीएस के, 30 से 40% प्रश्न करंट अफेयर्स ही होते हैं। एक और बात मुझे बतानी थी, आपको पता ही होगी, बहुत सारे लोगों के एनटीपीसी के एग्जाम्स की डेट्स आ गई है कि इस दिन एग्जाम्स होने हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ बातें मैं बता दूं, मुझे लगा कि जरूरी है, इसलिए मैं बताते चलता हूं कि आप लोग 2019-2020 दो साल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर जाइए, वो आपके लिए बहुत है। ठीक है, देखिए होता है क्या, होगा क्या कि पहले आपको आगे से चलना है। आगे से चलने का मतलब, यदि दिसंबर में परीक्षा हो रहा है तो दिसंबर 2020 जिनका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में होगा, 99% चांसेस है कि 2020 के करंट अफेयर्स उनमें पूछे जाएंगे। और जिनका एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में होगा, मतलब बाद में होगा, 13 जनवरी के बाद में होगा, उनके एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स होंगे वो 2019 के लगभग में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है तो हमारे चैनल पर, हमारे मंथली करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाकर आप लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको कुछ बातें समझ आई होगी। और हाँ, आपके लिए करंट अफेयर्स को बाइलिंगुअल रखा गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे चैनल के द्वारा है। और एक बात और, यदि आप में से कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपको क्या करना है पता ही है, सब्सक्राइब बटन को दबाना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एक बात और, आज का सेशन भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में आपको काफी इंटरेस्टिंग चीज बताई जाने वाली है। तो एक रिक्वेस्ट और आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसमें ना तो आपका कुछ जाता है, बस हमें मोटिवेशन मिलेगी। ओके, चले अपने पहले प्रश्न की ओर। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड। तो प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है भाई? तो किन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। और किन्हीं के नहीं, इनको आप लोग अवश्य जानते होंगे। जी हाँ, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहले आप लोग ये जानिए कि श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म इसी दिन, आज के दिन, तमिलनाडु शहर में हुआ था, इरोड में। ओके, अभी जो तमिलनाडु राज्य है उसके इरोड शहर में हुआ था। और रामानुजम को आप लोग जानते होंगे रामानुजम संख्याएं के बारे में, यदि आप लोग मैथ पढ़े होंगे बच्चे से, यदि 10th तक आप लोगों ने प्रॉपर मैथ का स्टडी किया होगा तो आप लोगों को रामानुजन संख्याएं पता होगी कि रामानुजम संख्याएं क्या होती है। तो उसकी खोज का श्रेय इन्हें ही जाता है, श्रीनिवास रामानुजम को। इनको बहुत ही प्यार था गणित से। ये रात को सोते सोते जाग जाते थे और जाग कर कुछ कुछ फॉर्मूला लिखने लगते थे मैथ्स में। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट थे ये, बेहतरीन, आप लोग मैथ के इनको ज्ञाता बोल सकते हैं। प्रोफेसर हार्डी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो भी उस समय के बहुत ही महान गणितज्ञ थे। ठीक है, तो उन्होंने ही, उनको काम मिला था कि आप लोग जो अभी प्रभावशाली व्यक्ति हैं ना पूरे विश्व में, उनको 100 नंबर में से नंबर देकर उनको ऊपर नीचे कीजिए। ठीक है, उनको रैंक दीजिए। तो उन्होंने सबको तो कुछ कुछ नंबर दिया, लेकिन रामानुजम को 100 में से 100 नंबर दिया। ठीक है, तो मिला जुला कर बात यह है कि श्रीनिवास रामानुजन एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे और इनके नाम पर बहुत सारा अवार्ड भी है। और इन्होंने एक संख्या की खोज की थी जो रामानुजम संख्या है। ठीक है, और रामानुजम संख्याएं क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग जीएस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस दूतावास ने हाल ही में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की पहली झलक जारी की है। तो जापान के दूतावास ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की पहली झलक जारी की है। ठीक है, पहला जो बुलेट ट्रेन परियोजना भारत में चल रहा है वो कौन सा है? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना। अभी यह बना नहीं है, या यूं कहें कि यह अभी बनने वाला है। ठीक है, तो जापान अभी एक झलक जारी किया है कि यदि हम बना देंगे तो ऐसा बनाएंगे। आपको पता होगा कि भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना को साकार करने में कौन मदद कर रहा है हमारा? तो जापान मदद कर रहा है। अच्छा, उसका एक ट्रेन का नाम है जो आपसे बराबर पूछा जाता है, E5 सीरीज। ठीक है, तो E5 सीरीज का जो भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वो जापानी ट्रेन है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और इसी ट्रेन का उपयोग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना में किया जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न को चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने अपना संसद को भंग कर दिया है। तो हाल ही में नेपाल ने,
हाल ही में क्या, कल ही नेपाल ने अपने देश के संसद को भंग कर दिया है। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम आप लोग अवश्य जानते होंगे। जी हाँ, ओली जी हैं, केपी शर्मा ओली। तो इन्होंने ही अपने राष्ट्रपति से सिफारिश की, राष्ट्रपति से गुजारिश की कि संसद को भंग कर दीजिए। इन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था रूलिंग पार्टी की ओर से भी, ये तो रूलिंग पार्टी में ही थी, साथ साथ अपोजिशन की ओर से भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। ये घिर गए थे, कुछ कुछ ऐसा ऐसा ये रेगुलेशन पारित कराने को सोच रहे थे, उसमें ये घिर कर रह गए थे। ठीक है, तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, इन्होंने बोला कि भाई अब संसद को भंग कर दीजिए। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने इसे मान भी लिया और उन्होंने तुरंत ही अगले साल जो इलेक्शंस होंगे उसके डेट भी निर्धारित कर दिए कि 2 फेज में इलेक्शन होंगे। कब कब? अप्रैल 30 2021 और मई 10 2021। ठीक है, याद रखिएगा, नेपाल में जो संसद है उसे भंग कर दिया गया है और क्या, अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। अब चौथे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। यह आपका चौथा प्रश्न है कि एस के सिंघल को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, यह प्रश्न उतना महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में बिहार के पीएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, तो बिहार के ही डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया किन्हें? एस के सिंघल को। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अभी आपके लिए जो बिहार के एग्जाम देंगे, खासकर उनके लिए तो ये रटा होना चाहिए। इनके पहले बिहार के डीजीपी कौन थे? तो गुप्तेश्वर पांडे थे। ठीक है, हालांकि ये पहले से ही अतिरिक्त प्रभाव इनको मिला हुआ था, लेकिन अब यह पूर्ण रूप से प्रभाव में आ गए हैं। ओके, कुछ बातें हम बिहार के बारे में जानेंगे और बिहार के बारे में जब मैं बात बताऊंगा कुछ आपको, तो अभी आपको याद होगा, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है क्या, बिहार के राजगीर में जो बना है शीशा का पुल, वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। ठीक है, भारत का वह दूसरा शीशा का पुल है। ओके, अब बिहार के बारे में पहले कुछ बातें जानते हैं कि यह जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, यह आपको पता है। इसकी राजधानी कहाँ है, यह भी आपको पता है। इसके गवर्नर मतलब राज्यपाल फागू चौहान है और नीतीश कुमार इसके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये देखिए, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन है, ये आपको बताया गया है। यह हमेशा आपको पता होता है, जो नहीं पता होता है वो मैं बताऊंगा। कि बिहार का राज्य पशु कौन है? मिथुन है। राज्य पक्षी कौन है? गौरैया है। राज्य वृक्ष क्या है? पीपल है। और राज्य पुष्प क्या है? कचनार है। ओके, इसमें लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और 243 विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, और विधान परिषद छूट गया है, वो भी मैं बता दूं, विधान परिषद में 75 सीट है। ओके दोस्तों, अभी आपको पता होगा राजगीर में जंगल सफारी का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, जंगल जू सफारी बनाया गया है और उसी में शीशा का पुल बनाया गया है। ठीक है, कहाँ? राजगीर में, जो नए साल से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। ओके, याद रखिएगा आप लोग। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, पांचवें प्रश्न को, कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 4 स्वदेशी खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम में जोड़ने की मंजूरी दे दी है। याद रखिएगा, स्वदेशी खेल समझते हैं आप लोग? स्वदेशी खेल नहीं समझते हैं? जैसे आप लोग खेलते होंगे कंचा खेले हैं ना, वो देखिए आप अपना स्वदेशी खेल हो गया है। लेकिन वैसे खेलों को तो नहीं कराया जाएगा। कुछ 4 खेले हैं जो बहुत ही प्रख्यात खेल है विभिन्न राज्यों के, उसे सम्मिलित किया गया है और यह 4 खेल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य के हैं ये भी आपको याद रखना है। पहले इन 4 खेलों का नाम आप लोग याद रखिए। इन 4 खेलों का नाम है गतका, कलारीपयट्टू, थांगता और मलखम्ब। ठीक है, मतलब इनमें से सभी इन 4 खेलों को शामिल किया गया है। अब हम इन 4 खेलों के बारे में एक एक करके जानेंगे। उसके पहले आपको ये बात अवश्य पता होगी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ होगा? हरियाणा में। और 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था बताइए? गुवाहाटी में। वाह, बहुत अच्छे। अब हम देखिए जानेंगे 4 खेल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कलारी पट्टू के बारे में। तो कलारी पट्टू और केरल क से का आप लोग मैच करके याद रख सकते हैं, यह केरल का एक मार्शल आर्ट रूप है। ठीक है, कलारी पट्टू। और इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा प्रकार का गेम है, जिसमें मई पट्टू, बादी पट्टू, बलियाट पट्टू, बरूमी मी पबरेगा। ठीक है, ये देखिए, इसको यदि हम हिंदी में ट्रांसलेट करें या मलयालम में है तो शारीरिक शरीर का व्यायाम, लाठी का उपयोग करके लड़ना, तलवारों का उपयोग करना, नंगे हाथों का व्यायाम, ये है। मुख्य रूप से आपको याद रखना है क्या, कि कलारी पट्टू जो है किस राज्य का है? केरल का है। अगला थांगता किसका है? तो ये मणिपुर का है, ये भी एक मार्शल आर्ट है। ओके, गतका कहाँ का है? तो यह पंजाब का है। ओके, और यह भी एक मार्शल आर्ट है। और मलखंभ कहाँ का है? तो यह मध्य प्रदेश का है। शायद मलखंभ के बारे में एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश का यह स्टेट खेल है। ठीक है, राजकीय खेल है, स्टेट गेम है। ओके, कौन? मलखंभ। तो आपको याद रखना है 4 गेम के बारे में, और 4 गेम कहाँ कहाँ के हैं फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, याद रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। कलारी पट्टू केरल का है, थांगता मणिपुर का है, गतका पंजाब का है और मलखंभ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आता है। लेकिन मेन रूप से आपको मध्य प्रदेश याद रखना है। ओके,
मलखम्ब के बारे में आप लोग अवश्य जानते होंगे। एक रहता है बॉल जैसा बना हुआ रहता है, उसी में इधर उधर इधर व्यायाम करके वो गेम होता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग जानेंगे। अगला प्रश्न है कि मुक्केबाजी विश्व कप चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। अभी हाल फिलहाल में मुक्केबाजी का विश्व कप चैंपियनशिप हुआ था, वो कहाँ हुआ था वो मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले ये आप लोग जाने कि कितने पदक इंडिया ने जीता है। तो इंडिया ने 9 पदक जीता है। ठीक है, कितने कितने, 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। ठीक है, 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, मतलब गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ओके, देखिए स्वर्ण पदक विजेता क्या है, कौन कौन है, ये यहाँ लिखा हुआ है, आपके लिए लिख दिया हूँ। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ओके, मुझे ज़्यादा मतलब है नहीं, बस कुछ बातें आपको बतानी है कि अगला जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 होगा वो कहाँ होगा, तो बेलग्रेड में होगा, जो सर्बिया में आयोजित की जाएगी। देखिए ये मैं नहीं बताया हूँ, चलिए नहीं बताया हूँ तो बता ही देता हूँ। इस वर्ष का कहाँ आयोजित किया गया था ये जो मुक्केबाजी विश्व कप चैंपियनशिप हुआ, तो जर्मनी के कोलोन में। ठीक है, तो आपसे एग्जाम्स में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कोलोन में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप चैंपियनशिप 2020 में इंडिया ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए। तो कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए, 3 स्वर्ण पदक। ठीक है, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। ओके, और अगला कहाँ होगा, अगला बेलग्रेड में होगा, सर्बिया में। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए आप लोग कि वयोवृद्ध मोतीलाल बोहरा का 21 दिसंबर 2020 को दिल्ली के फोर्टिस स्कॉट अस्पताल में निधन हो गया। वह कौन थे, तो यह राजनेता थे। ठीक है, नाम याद रखिए आप लोग, मोतीलाल बोहरा कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे ये। ठीक है, इनका गांधी परिवार से बहुत ज्यादा क्लोज ये थे। ओके, अभी हाल फिलहाल में ये अपना 93वां जन्मदिन मनाए थे, मतलब 20 दिसंबर को, 19 दिसंबर को ये अपना जन्मदिन मनाए और 21 दिसंबर को इनका निधन हो गया। ओके, अब देखिए कुछ बातें में, ये कुछ दिन पहले कोविड का शिकार भी हुए थे लेकिन ये ठीक हो गए थे। ओके, और ये इसलिए इनका निधन महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि ये 1985 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ओके, याद रखिएगा 1985 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन 1988 में इस्तीफा दे दिया। क्यों, क्योंकि इन्हें सेंट्रल केंद्र सरकार में कुछ मंत्री का पद मिल गया था, इसलिए। ओके, याद रखिएगा आप लोग, नाम फिर से आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, मोतीलाल बोहरा। देखिए आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं, मोतीलाल बोहरा, मोतीलाल नेहरू, दोनों कांग्रेस से, तो ये भी कांग्रेस के। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है ये बात आप लोग जानिए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा की गई है कि 22 दिसंबर 2005 से हर एक वर्ष यह मनाया जाएगा। कहने का मतलब है कि 2005 से यह जो है संयुक्त राष्ट्र मानव एकजुटता दिवस, ठीक है, यह मनाया जाता है। ओके, अब आपको यह बताना है कि यह क्यों मनाया जाता है। ठीक है, मतलब इसका मेन मोट्टो क्या है। चलिए देखता हूं कितने लोग कमेंट करते हैं। कल का जो प्रश्न पूछा गया था उसमें तो कोई कमेंट किए नहीं, खैर कोई नहीं, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न आज का कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है। फिर से प्रश्न को देखिए, द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019। अंडर दिस हाउ मेनी ईयर्स पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर फर्स्ट कन्वर्सन। मतलब यदि जबरन धर्मांतरण किया जाएगा तो एक बिल पारित हो गया था कब, 2019 में ही, लेकिन अब जाकर यह एक्ट बना हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसके तहत है कि यदि जबरन धर्मांतरण आप लोग करवाइएगा किसी का तो 7 साल की सजा होगी। ओके, अभी हाल फिलहाल में पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जबरन धर्मांतरण पर एक अध्यादेश जारी किया था, जिसमें वही थी 3 साल के लगभग सजा था और 50,000 के लगभग क्या था, जुर्माना था। बढ़िया बात है, कुछ कुछ बातें होती रहनी चाहिए। जबरन आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते क्योंकि भारत एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत में है। मतलब जिसको जो धर्म मन हो, जिस भगवान को पूजने का मन हो पूछ सकता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया। अच्छा, ये इस पुस्तक का लेखक तो है जयराम रमेश जी। इस पुस्तक के लेखक कौन है, जयराम रमेश जी। लेकिन मेन रूप से जो एक पुस्तक आया था कुछ दिन पहले, नहीं बहुत साल पहले, पुस्तक का नाम है द लाइट ऑफ एशिया। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, एडविन अर्नोल्ड। आप लोग अवश्य पढ़े होंगे, द लाइट ऑफ एशिया बहुत ही फेमस पुस्तक है। अब इसी से मिलता जुलता एक पुस्तक है, याद रखिएगा आप लोग, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। ठीक है, मतलब इसी पुस्तक को एनालिसिस किया गया है अब आकर, और उसके लेखक कौन है, जयराम रमेश जी हैं। आप लोग याद रखिएगा, यह प्रश्न भी काफी 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग मार्क कर लीजिए।
ओके, अब अगले प्रश्न को चले, उसके पहले आप लोग पहचान लीजिए, यही जयराम रमेश जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। मतलब बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है, या यह पुरस्कार किसने अपने झोली में लिया है। तो लुइस हैमिल्टन आप लोग अवश्य इन्हें जानते होंगे, फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, फार्मूला 1 के चैंपियन रह चुके हैं बहुत बार। ओके, लुइस हैमिल्टन और वाल्टेरी बोटास, लेकिन ज़्यादा लुइस हैमिल्टन ही चर्चा में रहते हैं। ठीक है, तो फार्मूला 1 के यह इस बार चैंपियनशिप भी रहे हैं, चैंपियन भी रहे हैं। ओके, तो याद रखिएगा बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड 2020 से लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 12वें प्रश्न को, कि हाल ही में ECOR द्वारा किसे स्वच्छ स्टेशन का दर्जा दिया गया है या पुरस्कार प्रदान किया गया है। ECOR का फुल फॉर्म क्या होता है, ईस्ट कोस्टल रेलवे। ठीक है, तो ईस्ट कोस्टल रेलवे द्वारा किस स्टेशन को स्वच्छ स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ईस्ट कोस्टल रेलवे द्वारा स्वच्छ स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ बातें बताने को है नहीं, आपको पता ही होगा ये सारी बातें। ओके, और यदि आपको नहीं पता है तो बस ध्यान से आप लोग सुनते जाएं, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में संपत्ति और भूमि विवादों को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है। देखिए, ग्रामीण इलाका में भूमि विवाद को नियंत्रित करने के लिए, ये आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि भूमि विवादों को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है वरासत। याद रखिएगा, विरासत नहीं, वरासत। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बारे में हम कुछ फैक्ट जानते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होगा, यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। राज्य के मुख्यमंत्री अभी कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। डिप्टी CM दो हैं, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, राजधानी तो आपको पता ही होगा, कुछ जो बातें नहीं पता है वो जानिए कि राज्य पशु क्या है, दलदली हिरण है। राज्य पक्षी क्या है, सारस क्रेन है। और राज्य वृक्ष क्या है, अशोक है। और राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्मा कमल है। देखिए, राज्य पक्षी सारस क्रेन का नाम याद आते ही मुझे एक और बात याद आया है कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, जो नोएडा में इंटरनेशनल जेवर का के सहयोग से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा था, उसका नामकरण किया गया है क्या, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और उसके लोगों के रूप में इस पक्षी को ही रखा गया है, सारस को ही रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, आपको याद भी रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में सब चीज़ ज़्यादा है, तो लोकसभा में सीट भी ज़्यादा है, विधानसभा की सीट भी ज़्यादा है, और राज्यसभा की सीट भी सबसे ज़्यादा है। ओके, याद रखिएगा। हम लोग 14वें प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री ने 8वां तेल और गैस बेसिन का लोकार्पण किस जगह पर किया है। तो अशोकनगर फर्स्ट, पश्चिम बंगाल। मतलब अशोकनगर एक कुआं का नाम है, तेल कुआं का नाम है, और जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसकी खोज की गई थी ONGC के द्वारा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। आप लोग ONGC को अवश्य जानते होंगे। कुछ बातें हैं, पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम और बातें बताएंगे। ठीक है, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल बेसिन के अशोकनगर तेल कुओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, यह भारत का 8वां तेल और गैस उत्पादक बेसिन होगा। ओके, याद रखने की जरूरत है कि भारत का 8वां है यह। ओके, और एक और पॉइंट ऐड है इसमें कि यह पश्चिम बंगाल का पहला तेल और गैस बेसिन होगा। ठीक है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह ONGC द्वारा खोजा गया था। ठीक है, कुछ और बातें आपको जानने की जरूरत है, वो आप जानिए कि भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जल्द से जल्द अपना आयात कम करें तेल का। ठीक है, ताकि हमें दूसरे देशों के भरोसे न बैठना पड़े और हम लोगों का इकोनॉमी जबरदस्त रूप से बढ़े। तो भारत चाह रहा है कि 2022 तक अपने तेल आयात को 67% तक कम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब चूंकि यह कुएं को कौन खोजा है, ONGC खोजा है, तो इसके बारे में आप लोग कुछ जानिए कि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। यह भारत में सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है। यह देश के 72% हाइड्रोकार्बन उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ आई होगी। अब हम लोग देखेंगे आज के अंतिम प्रश्न को। अंतिम प्रश्न आज का है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 की शुरुआत 22 दिसंबर से होने वाली है, मतलब आज से होने वाली है। यह कौन सा संस्करण है, मतलब यह विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण है। तो यह विज्ञान महोत्सव का 6ठा संस्करण है। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 6ठा संस्करण है। अब इसके बारे में आप लोग कुछ जानिए कि इसका थीम क्या है इस साल का। तो विज्ञान के लिए आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण। ठीक है, यह कब से कब तक चलेगा, तो 22 से 25 दिसंबर तक। ठीक है, यह IISF का 6वां संस्करण है, जिसे 2015 में विज्ञान भारती के साथ मिलकर जनता को विज्ञान से जोड़ने और विज्ञान की खुशी मनाने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी बातें याद रहेगी।
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को शॉर्ट में IISF भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे को, जिसका उत्तर बहुत ही कम लोगों ने दिया था, नहीं के बराबर दिया था। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए। इंडियन आर्मी चीफ वाज मेड ऑनरी जनरल ऑफ विच नेशंस आर्मी। आप लोगों को पता होगा मनोज मुकुंद नरवणे ने हाल फिलहाल में 1-2 महीने पहले नेपाल की यात्रा पर गए थे। ठीक है, तो नेपाल में ही उन्हें सम्मानित किया गया था विद्या देवी भंडारी के द्वारा। ये हमारी परंपरा रही है। मैंने एक बार और आपको बताया है कि यदि वहां के कोई अध्यक्ष थल सेना या जल सेना अध्यक्ष इधर आएंगे तो उनको जनरल का रैंक प्रदान किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, और भारत के कोई जाएंगे तब उनको भी जनरल का रैंक सम्मानित किया जाएगा। ये नेपाल और भारत की परंपरा है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे उस सेगमेंट की तरफ जिस प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है क्वेश्चन ऑफ द डे में। ठीक है, प्रश्न को पढ़िए कि तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 IPL टीमों से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया। 2 टीम से खेल चुके हैं, मैं दोनों टीम का नाम बता देता हूं। दिल्ली कैपिटल्स से खेल और चेन्नई सुपर किंग्स से खेले हैं। ठीक है, तो अब बस आप उनका नाम बताइए कमेंट करके, और जो प्रश्न आगे पूछा गया है, मतलब पीछे पूछा गया है, उस प्रश्न का जवाब भी आपको कमेंट करके देना है। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, तो हमें बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। मिलता हूं आपसे अगले दिन अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।